Hello, students. This is your teacher Navneet Verma, and today we will take the second part of our democratic resurgence chapter. पिछली बार मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गवर्नमेंट और जुडिशरी में थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट शुरू हुए। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें चलती हुई गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की मर्ज़ी के साथ पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर सकती है। हालांकि ये डिसीज़न जो है वो इमरजेंसी का प्रेसिडेंट के हाथ में होता है अंडर द आर्टिकल 352 रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें सरकार बिना किसी रोक टोक के कितने भी हार्ड डिसीजन ले सकती है और प्रेसिडेंट इमरजेंसी तब डिक्लेयर करता है जब उसे लगता है कि देश की सुरक्षा को इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी तरह से कोई ख़तरा महसूस हो रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट को ये छूट दे दी जाती है, वो कितने भी हार्ड डिसीजन बिना किसी रोक टोक के ले सकती है। उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी वायलेट किए जा सकते हैं, कुछ पर रोक लगाई जा सकती है या बिल्कुल ही बैन किए जा सकते हैं। ये सोच लीजिए कि गवर्नमेंट बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी, किसी का कोई दबाव नहीं रहेगा। तो ये शुरुआत कैसे हुई? 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक जजमेंट दिया था जिसमें इंदिरा गांधी के इलेक्शन जो उन्होंने लोकसभा के लिए लड़ा था वो इनवैलिड बता दिया गया था। और एक सोशलिस्ट लीडर थे राज नारायण, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, जिसमें बताया गया था कि दैट शी हैड यूज्ड द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन हर इलेक्शन कैंपेन। हालांकि ये इस चीज़ की मनाही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को इलेक्शन में ना लगाया जाए, लेकिन राज नारायण ने ये इंदिरा गांधी पर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने सरकारी लोगों को जो है इलेक्शन में लगाया था। इट मीन्स दैट लीगली शी वॉज नो मोर एज MP and therefore could not remain the PM unless she was once again elected as an MP within 6 months High Court ordered her। और इसका मतलब ये था कि लीगली वो जो हैं, अगर इलेक्शन इनवैलिड था तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थी, और अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थी इसका मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनेंगी। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उन्हें 6 महीने में दोबारा से इलेक्शन जीत कर एज एन MP इलेक्ट होना होगा, और इस बात का जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट ने उन्हें दिया था। ऑन जून 24 द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हर अ पार्शियल स्टे ऑन द हाई कोर्ट ऑर्डर। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक स्टे ऑर्डर दिया था जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के लिए था। शी कुड रिमेन एज MP बट कुड नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, जिसमें बात हुई थी कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहेंगी लेकिन लोकसभा की जो कार्रवाई है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। इसके बाद आते हैं क्राइसिस एंड रेस्पॉन्स। क्या क्या मुसीबतें आईं? जयप्रकाश नारायण प्रेस्ड फॉर इंदिरा गांधी रेजिग्नेशन। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को फोर्स किया कि वो रिज़ाइन दें। On 25th June 1975, a massive demonstration held on Delhi's Ramlila ground announced a nationwide satyagraha for her resignation and asked the army, the police and government employees not to obey illegal and immoral orders। तो 25 जून को एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, बहुत लोग इकट्ठे हुए, लीडर्स काफ़ी सारे जो अपोजिशन के थे, नॉन कांग्रेस, और उसमें ये अनाउंस किया गया कि हम तब तक सत्याग्रह करेंगे जब तक कि इंदिरा गांधी रिज़ाइन ना दे दें, और आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कहा गया कि वो इलीगल और इनमॉरल ऑर्डर्स को ना माने। सो सिचुएशन इज़ बीइंग टू स्टॉप द वर्क। काम ना करने की सिचुएशन आ गई, सारे काम बंद करने की नौबत आ गई।
On 25th June 1975, the government declared a state emergency due to internal disturbance by the Article 352. सो 25 जून 1975 को गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। उन्हें लगता था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि सिविल वॉर शुरू हो जाए, तो अंडर आर्टिकल 352 उन्होंने इमरजेंसी लागू करा दी राष्ट्रपति से कहकर। गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी। वंस द इमरजेंसी इज़ प्रोक्लेम्ड ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। देखिए मेन बात है, इमरजेंसी में जितनी भी पावर हैं वो सब की सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कंसंट्रेट हो जाती हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिड्यूसेस ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। गवर्नमेंट के हाथ में इतनी पावर है कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट को कम कर सकते हैं या बिल्कुल वायलेट कर सकते हैं। ऑन द नाइट ऑफ 25th of June 1975, द प्रेसिडेंट फारूक अली अहमद declared emergency in India. The electricity to all the major newspaper offices was disconnected. जितने भी न्यूज़पेपर के ऑफिस थे उन सब की बिजली काट दी गई। In the early morning, a large number of leaders and workers of the opposition parties were arrested. और अगली सुबह जितने भी बड़े लीडर्स थे जो अपोजिशन पार्टी के थे, जो नॉन कांग्रेस थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट एट अ स्पेशल मीटिंग ऑफ 6 AM ऑन 26 जून। और कैबिनेट की मीटिंग, एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई सुबह 6 बजे 26 जून के सुबह। अब देखते हैं कि इसके परिणाम क्या रहे। तो कॉन्सिक्वेंसेस इज स्ट्राइक्स वर बैंड। स्ट्राइक को बैन कर दिया गया, कोई भी स्ट्राइक नहीं करेगा। मैनी अपोजिशंस लीडर्स वर पुट इन जेल। द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये सबसे बड़ा जो रोक है कि फ्रीडम जो है प्रेस की, उसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि प्रेस जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी कि जो वो कहेंगे वही छापना पड़ेगा। इसके अलावा इधर उधर की न्यूज़ बिल्कुल ना दी थी। न्यूज़पेपर्स वर आस्क्ड टू गेट प्रायर अप्रूवल फॉर ऑल मटेरियल टू बी पब्लिश्ड। न्यूज़पेपर से ये कहा गया कि जो भी मटेरियल आप छापेंगे वो पहले अप्रूव होना चाहिए गवर्नमेंट से। द गवर्नमेंट बैंड RSS एंड जमायत ए इस्लामी, जो राष्ट्रीय सेवक संघ और जमात इस्लामी जो ग्रुप थे, ये इनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। द वेरियस फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन स्टूड सस्पेंडेड इंक्लूडिंग द राइट ऑफ सिटीजन टू मूव द कोर्ट फॉर देयर फंडामेंटल राइट्स। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को सिटीज़न के सस्पेंड कर दिया गया कि वो उनको एंजॉय नहीं कर सकते, जिसमें जो सिटीज़न का राइट है कोर्ट में जाने का, उस तक को भी रोक लगा दी गई। हैबेस कॉर्पस पिटीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड। हैबेस कॉर्पस पिटीशन एक रिट होती है जिसमें अगर कोई जो किसी भी रीज़न से उसे अगर जेल में डाल दिया गया है किसी आदमी को, तो वो हैबेस कॉर्पस के थ्रू कोर्ट उसे बुला सकती है कि आपके, और ये चेक कर सकती है कि उसकी जो गिरफ्तारी है, उसको जो जेल हुई है, वो ठीक है या नहीं है। इसको बोलते हैं हैबेस कॉर्पस। तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। हाई कोर्ट गेव अ ग्रीन सिग्नल टू यूज़ हैबेस कॉर्पस बट इन 1976 SC डिनाइड इट। हाई कोर्ट ने हालांकि हैबेस कॉर्पस को अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया था कि की जा सकती है, लेकिन 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। इट मीन्स दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी द गवर्नमेंट कुड टेक अवे द सिटीजन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। सो इसका मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी में गवर्नमेंट जो है वो सिटीज़न के राइट, उनके ज़िंदा रहने और उनकी आज़ादी को छीन सकती है।
इट वॉज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हालांकि काफ़ी बात उछली इसमें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि भाई बहुत ही गलत डिसीजन दिया है। न्यूज़पेपर्स लाइक द इंडियन एक्सप्रेस एंड द स्टेट्समैन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सेंसरशिप। जो बड़े न्यूज़पेपर थे उस टाइम के, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, उन्होंने सेंसरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया। मैगजीन्स लाइक सेमिनार एंड द मेन स्ट्रीम चोज टू क्लोज डाउन। मैगज़ीन उस टाइम की जो अच्छी चलने वाली थी, सेमिनार और द मेन स्ट्रीम, उनको बंद करने की बात शुरू हो गई। फणेश्वर नाथ रेणु रिटर्न हिज पद्मश्री इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रेक ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के इस तरह से ख़राब होने पर, गवर्नमेंट की मनमानी करने पर, फणेश्वर नाथ रेणु ये हिंदी के एक बहुत ही ब्रिलियंट लेखक रहे हैं अपने टाइम के, और इन्होंने गांव से जुड़ी हुई बहुत कहानियाँ लिखी हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। तो उनको पद्मश्री मिला हुआ था, उन्होंने डेमोक्रेसी की इस हालत पर अपना जो अवार्ड था वो गवर्नमेंट को वापस कर दिया था। देखिए इसमें मैंने एक नीचे लिख रखा है पॉइंट डाल के, रेट टू ब्रिंग अ पर्सन बिफोर अ कोर्ट और अ जज मोस्ट फ्रीक्वेंटली नीड टू इंश्योर दैट द प्रिजनर्स इम्प्रिजनमेंट, डिटेंशन और कमिटमेंट इज़ लीगल। ये हैबेस कॉर्पस के लिए मैंने लाइन लिखी है कि किसी आदमी को अगर जेल में डाला जाता है तो उसकी गिरफ्तारी सही है, लीगल है, उस बात को प्रूव करने के लिए उसे कोर्ट के सामने या जज के सामने लाया जाता है। इस रिट को बोला जाता है हैबेस कॉर्पस। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में और आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू।